नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम डिक्टेशन की आउटलाइन लिखेंगे, उसके बाद इसको रीड करेंगे। जो आपको समझ में आए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आउटलाइन अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सभापति जी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय दो नारे हमारे देशवासियों को सुनने को मिले। एक लखनऊ से और दूसरा इंदौर से। लखनऊ में तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इंदौर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात ही यह नारा लगाया कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है। आगे चलकर ये दोनों नारे साथ साथ मिलकर चले और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही अंश बन गए। श्रीमन, यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे वही नेता राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्र होने के पश्चात देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा, तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में 15 वर्ष के पश्चात हिंदी राजभाषा घोषित की जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने दो दृष्टि बिंदु थे। एक तो इसलिए उन्होंने यह मार्ग चुनना स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रबंध समिति में इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग से और अपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त दिनों तक प्रतीक्षा की गई कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लेंगे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी चीज यह है कि सरकार ने संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने के लिए यह निश्चय लिया कि इस कार्य को अपने हाथ में ले और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाए। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसको शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बन सके। एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा सब राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय
किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी का मंतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी को शिक्षा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया जाए। अपेक्षा तो इस बात की है कि हमारे कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता न रह जाए। उपयोग की दृष्टि से भी अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में पढ़ी जाती रहेगी। अंग्रेजी का स्थान भारतीय भाषाओं को देने से कार्य सरल हो जाएगा तथा भाषा विषयक खाई भी शीघ्र पट जाएगी। अंत में तो कार्य हिंदी में करना ही है, किंतु यह स्थिति एकदम नहीं आ सकती है। अतः अंतरिम काल में सुप्रीम कोर्ट में तथा हाई कोर्ट में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना चाहिए, किंतु अहिंदी भाषी राज्यों के हाई कोर्टों में वहां की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा सब जगह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की पूरी व्यवस्था भी हो। अंत में राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा हटाई जा सकेगी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगेगा। दिसंबर 1967 में संसद के सामने जब राजभाषा संशोधन विधेयक पर विचार हुआ था, तब उसके साथ ही हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार, विद्यालयों में हिंदी के अध्ययन, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए भाषा ज्ञान की स्थिति आदि के विषय में एक सरकारी संकल्प पर विचार हुआ था। विधेयक के साथ साथ वह संकल्प जिस रूप में राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित हुआ, उससे सरकारी नीति की अधिकृत जानकारी हम सबको मिलती है और हिंदी के राजकाज में प्रयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और उसका विकास करना ताकि वह संपूर्ण भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का सर्वसम्मत माध्यम हो सके। संघ का कर्तव्य है, यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया
जाएगा तथा उसे कार्यान्वित किया जाएगा और उसके लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास हो। स्टॉप। दोस्तों ये हमने डिक्टेशन लिख ली है। अब हम इसकी आप पढ़ेंगे। जहाँ पे कोई आपको समझ में ना आए वर्ड के ऊपर पेन चलेगा साथ साथ, आप देख सकते हैं। सभापति जी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय 2 नारे हमारे देशवासियों, मैं को जब हाफ करते दैड हो जाता, हमारे देशवासियों लिख देते हम, को सुनने को मिले। एक लखनऊ से और दूसरा इंदौर से। लखनऊ में तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इंदौर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात यह नारा लगाया कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है। आगे चलकर ये दोनों नारे समय साथ साथ मिलकर चले और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही अंश बन गए। श्रीमान, यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे वही नेता राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा, तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में 15 वर्षों के पश्चात हिंदी राजभाषा घोषित की जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने 2 दृष्टि बिंदु थे। एक तो इसलिए उन्होंने यह मार्ग चुनना स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रबंध समिति में कुछ इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग से और अपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त दिनों तक प्रतीक्षा की गई कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लेंगे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी चीज यह है कि सरकार ने संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने के लिए यह निश्चय लिया कि कोई इस कार्य को अपने हाथ में ले और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाएं। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसको शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बन सके। एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा सब राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को
सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी का मंतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी को शिक्षा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया जाए। अपेक्षा तो इस बात की कि हमारे कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता न रह जाए। उपयोग की दृष्टि से भी अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में पढ़ी के लिए जाती रहेगी। अंग्रेजी का स्थान भारतीय भाषाओं को देने से कार्य सरल हो जाएगा तथा भाषा विषय खाई भी शीघ्र पट जाएगी। अंत में तो कार्य हिंदी में करना ही है, किंतु यह स्थिति एकदम नहीं आ सकती है। अतः अंतरिम काल में सुप्रीम कोर्ट में तथा हाई कोर्टों में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना चाहिए, किंतु हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषी राज्यों के हाई कोर्टों में वहां की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा सब जगह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की पूरी व्यवस्था भी हो। अंत में राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा हटाई जा सकेगी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगेगा। दिसंबर 1967 में संसद के सामने जब राजभाषा संशोधन विधेयक पर विचार हुआ था, तब उसके साथ ही हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए भाषा ज्ञान की स्थिति आदि के विषय में एक सरकारी संकल्प पर विचार हुआ था। विधेयक के साथ साथ वह संकल्प जिस रूप में राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित हुआ, उससे सरकारी नीति की अधिकृत जानकारी हम सबको मिलती है और हिंदी के राजकाज में प्रयोग होने के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और उसका विकास करना ताकि वह संपूर्ण भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का सर्वसम्मत माध्यम हो सके। संघ का कर्तव्य है। यह संघ संकल्प करती है कि हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा तथा उसे कार्यान्वित किया जाएगा और उसके लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों एवं की गई प्रगति की
विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है और देश के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए, तभी हिंदी राजभाषा बन सकती है। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास हो। दोस्तों, यदि कोई आउटलाइन आपको समझ में ना आई हो इसके अंदर तो आप मार्क करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई आपको वाक्यांश पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये छोटे नजर आ रहे होंगे आपको, आप इसको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। यदि आपको आउटलाइन अच्छी लगे तो हमारे वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।